हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो टारगेट कुछ ज्यादा है, इसलिए बेटा नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। ठीक है ना, और कोशिश करेंगे 43 44 तक पढ़ेंगे। ठीक है जी बाबू। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको, कल बात करी थी प्लेस मिक्स का एक छोटा सा पार्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। अगर आप सिर्फ इस मुकालते में हो कि कोई दिक्कत नहीं यार, होता रहेगा, हो जाता है बेटा। मार्केटिंग इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। फिर दोबारा डिप्रेशन में जाओगे, फिर कहोगे बहुत मुश्किल चैप्टर है। आपको आइडिया नहीं है, तीसरा एलिमेंट खत्म हो जाएगा, चौथा शुरू हो जाएगा, चौथा काफी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और इस संडे को खत्म कर दूंगा चैप्टर, 100% है केस स्टडी के साथ। ठीक है ना, और शायद पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ भी, क्योंकि आज इस बार संडे को 2 घंटे का बैच चलेगा बीएसटी का। हाँ जी बाबू, जिसका मेरे को कोर्स है, हाँ मॉर्निंग का ही रखूंगा। क्योंकि जिस भी चैप्टर का मुझे थोड़ा सा भी, मतलब जिस भी के सिलेबस का मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा, उसका संडे को एक आधा बैच चलाकर टारगेट को काफी खींच दिया करेंगे। ठीक है जी बाबू। प्लेस मिक्स एक वाइडर टर्म है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एक स्मॉलर स्कोप है, नैरो स्कोप रखती है। जबकि बेटा आप देखते हो बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी इसको क्या करता हूं बेटा, एक साथ बोलता हूं, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स ऐसे बोलता हूं ना। लेकिन बेटा प्लेस मिक्स एक वाइडर टर्म है, कल मैंने समझाने की कोशिश की थी। प्लेस मिक्स में दो बातें आती हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कल बात खत्म कर दी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, सब सामने देख रहे हैं बेटा, आराम से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक बड़ा लॉन्ग नाम भी था, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात उठती है, देखो मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड है, ठीक है, लेकिन गुड्स कंज्यूम्ड होता है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बेटा ये पहुंचा कैसे, पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे पहुंचा बेटा? कहीं ना कहीं मिडलमैन की हेल्प लगी, कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज की हेल्प लगी। बेटा टी प्रोड्यूस हुई असम और दार्जिलिंग में, क्या बेटा हम टी कंज्यूम नहीं करते क्या? क्या बेटा पूरे इंडिया में मैं कहता हूं कोने कोने में लोग टी कंज्यूम नहीं करते क्या यार? हर जगह कंज्यूम होती है। अरे पहुंच कैसे रही है? यही तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसके कुछ एलिमेंट हैं चार, पढ़ना फटाफट से। पहला एलिमेंट क्या लिखा गया? ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन वेयर हाउसिंग, देन इन्वेंट्री कंट्रोल। बेटा मुद्दा सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल पे रहेगा, बाकी मैं बातें बता देता हूं। 1 मिनट पहले मेरी तरफ देखो बेटा। पहली हेडिंग है ऑर्डर प्रोसेसिंग, पढ़ना आप घर पर, जो मैं बात बोल रहा हूं वही है बेटा। ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या मतलब है बेटा? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है कि कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करता है छोटा छोटा रिटेलर को, रिटेलर नंबर ऑफ कंज्यूमर से ऑर्डर इकट्ठा करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है होलसेलर को, होलसेलर नंबर ऑफ रिटेलर से ऑर्डर इकट्ठा करता है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ऐसे पता नहीं कितने होलसेलर के साथ ऑर्डर इकट्ठा करता है और उनको बेटा प्रोसेस करता है, यहां तक गुड्स पहुंचाता है। यानी कि ऑर्डर की शुरुआत यहां से होती है, धीरे धीरे चैनल मेंबर के थ्रू, वाया चैनल मेंबर ये मैन्युफैक्चरर तक पहुंचता है। और मैन्युफैक्चरर क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते से गुड्स इन तक पहुंचाता है। पहली बात भी क्लियर कर दी। दूसरी भी बेटा, ऐसा नहीं होता कि जितना गुड्स रिटेलर तक पहुंच जाएगा सभी कंज्यूम हो जाएगा, सभी हाथों हाथ कंज्यूमर बाय कर लेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं उसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तीनों बातें यही हैं जो मैंने बता दिया आपको, शुरू की थी। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग के बारे में आपने 11th में पहली चैप्टर में बहुत ठीक ठाक पढ़ रखा है भैया, मैं उसके बारे में क्या चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है ना जी। आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब सबसे काम की बात यह है बेटा, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है पहले ये समझो बेटा। आप किसी एक रिटेलर की दुकान पर गए, ठीक है जी, और आपने उसको बोला कि मेरे को ना टेलकम चाहिए, ठीक है, तो उसने बेटा 20 ब्रांड के टेलकम आपके सामने रख दिए, आपने एक टेलकम चूज कर ली बाबू। आपने कहा मुझे एक डिओड्रेंट भी बाय करना है, उसने बेटा 30 ब्रांड के अलग अलग डिओड्रेंट आपके सामने रख दिए, आपने उसमें से एक चूज कर लिया। बेटा देखो, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आपको एक रिटेलर पे मिलेगी उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। मानते हो बात? आपने कहा सॉक्स का पेयर चाहिए, बेटा उसने सॉक्स के पेयर दो ही दिखाए, मैं कहता हूं आपको दो में से एक बहुत पसंद आ रहा था, पर आप फिर भी उठा के नहीं लोगे। पता नहीं क्या साइकोलॉजी है हमारी।
जब तक कोई दिखाता नहीं 10-12 तब तक हम पसंद भी नहीं करते। बेटा जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी मानते हो उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मानते हो उस रिटेलर की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा उस इन्वेंट्री को कैप्ट करने में। अगर सिर्फ डिओड्रेंट 30 ब्रांड के रख रहा है, सिर्फ टेलकम 20 ब्रांड के रख रहा है, तो वो तो बेटा 200 सामान बेचता है। सबकी इतनी इतनी क्वांटिटी इतनी इतनी वैरायटी रखेगा वो, तो आप समझ रहे हो ना उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है बेटा आपको बैलेंस बिठाना है दो चीजों के बीच में, एक तो बेटा अपनी कॉस्ट में और दूसरा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपकी कॉस्ट भी सोचनी है कि बहुत ज्यादा ब्लॉक ना हो जाए, बहुत ज्यादा पैसे ना लग जाए। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब समझ आया। अभी बाकी हेडिंग मत पढ़ना, इन्वेंट्री कंट्रोल की 4 लाइन पढ़कर बता दो ओके हुई क्या बात, बाकी कोई बात मत पढ़ना जल्दी से बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है आज, बहुत सारा सिलेबस है इसका भी। डन, पढ़ो पढ़ो, आ गया होगा आपको बेटा। अब पढ़ लो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। ये 4 फैक्टर हैं बेटा जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, और ध्यान रखना पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री कंट्रोल और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेरी तरफ देखो बेटा, अगर फर्म की सिर्फ हेडिंग पढ़ना और सामने देखना, अगर फर्म की पॉलिसी यही है बेटा कि हमें तो हर हाल में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है सर, देन कीप योर इन्वेंट्री एट द हाईएस्ट लेवल एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया मतलब, अगर मेरी पॉलिसी ऐसी है मुझे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना है कंज्यूमर को, तो सर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बेटा इन्वेंट्री ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। और अगर आपका पॉलिसी है कोई नहीं भैया मुझे अपनी कॉस्ट भी ध्यान में रखनी है, सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर ठीक, नहीं होता तो ठीक, तो बेटा कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। ठीक है, मैं वाइसा वर्सा बोलूंगा समझ तो जाओगे ही आप इसका मतलब। ठीक है, सेकंड हेडिंग पढ़ना, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। बेटा कहता है अगर आप अपनी सेल्स को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो तो बेटा इन्वेंट्री ज्यादा रखने की क्या जरूरत है, फिर तो इन्वेंट्री कम रखो ना। मैं कहूं बेटा मुझे एग्जैक्टली पता है मेरी दुकान पे कितना सामान बिकता है, तो बेटा मेरे को फिर इन्वेंट्री ज्यादा भरने की जरूरत क्या है। मुझे पता है 10 लाख यूनिट बिकती हैं, अच्छा 10 लाख बिकती हैं, 10 लाख 2000 खरीद लो, फालतू तो खरीदने की जरूरत क्या है। बेटा कहता है अगर आप बहुत एक्यूरेसी से अपनी सेल को फोरकास्ट कर सकते हो, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, तो बेटा फालतू इन्वेंट्री लाने की क्या जरूरत है। 10 लाख 2000 लाओ, 10 लाख बिकेंगी, फिर भी बेटा सेफर साइड पे 2000 इन्वेंट्री पड़ी है, दैट्स इट, आराम से काम चल जाएगा। कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल इन सच अ केसेस और वाइस वर्सा। बेटा अगर आप एक्यूरेसी से फोरकास्ट ही नहीं कर पाते अपनी सेल्स, एक साल बिकती हैं 2 लाख यूनिट, अगले साल बिक जाती हैं 8 लाख यूनिट, फिर बिक जाती हैं बेटा 4 लाख यूनिट, फिर बिक जाती हैं 8 लाख यूनिट, फिर बिक जाती है 10 लाख यूनिट, फिर बिक जाती है 2 लाख यूनिट। सर अगर इतना हौच पौच है आपके धंधे में, तो बेटा फिर तो ये मान के चलो कि ये वो साल है जिस साल सबसे ज्यादा यूनिट बिकती है, 10 लाख खरीद कर बैठ जाओ चुपचाप, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो सेल्स, कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। सर एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकता, कीप योर इन्वेंट्री एट हाईएस्ट लेवल, सिंपल बात। ठीक है जी, थर्ड हेडिंग, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो बेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है तो बाबू इन्वेंट्री को कम रखो, फायदे में रहोगे, कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फंसाने की जरूरत नहीं है पैसे। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है अभी समझ में आ जाता है। बेटा आप एक रिटेलर की दुकान पर सामान खरीदने गए और बेटा आपकी चॉइस है डिओड्रेंट खरीदने की, और उसने डिओड्रेंट 25 निकाल के रख दिए सामने, पर फिर भी बेटा आप मन बना के गए थे मुझे ब्लैक फॉग चाहिए। आपने बोला जी ब्लैक फॉग नहीं है क्या, उसने कहा जी ब्लू है जी रेड है, अरे नहीं ब्लैक चाहिए। अच्छा ब्लैक चाहिए, 2 मिनट रुको अभी गोडाउन से मंगाता हूँ। उसने कहा छोटू फटाफट गोडाउन से निकाल के ला ब्लैक फॉग। गोडाउन गोडाउन तो भूल जाओ, उसने गया सीधा छोटू पड़ोसी की दुकान में, ब्लैक फॉग उठाया और दुकान पे लाकर लो जी आ गया ब्लैक फॉग। आपने पूछा कितने का, उसने एमआरपी पड़ा, अच्छा 300, 290 दे दो, 290 लिए आप खुश। अब मेरी बात सुन बेटा, जिस पड़ोसी ने उस फोक को खरीदा है ना, वो खरीद कर लाया 250 रुपए का, ठीक है, उसने आपको कितने का दिया 270 का, उसने 250 रुपए ब्लॉक करे और 20 रुपए कमाए,
आपने 1 रुपया ब्लॉक नहीं किया और 20 रुपए कमा लिए। सर ऐसे केसेस में इन्वेंट्री क्या करनी है? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है, फंड भी ब्लॉक नहीं होंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई, कमाओगे भी। कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। अगर बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है तो। लेकिन बेटा मैं कहूं अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता तो। आकाश एक सेकंड पॉज करिए बाबू, बस बेटा समझ में आई बात। लेकिन मैं अगर बोलूं अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही ना कर पाए बहुत जल्दी तो, मतलब कहने का मतलब आपका सामान दिल्ली से आता है और बेटा सहारनपुर में कोई नहीं रखता और कंज्यूमर मांग सकता है किसी भी टाइम। तो सर जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता इतनी जल्दी तो बेटा कीप योर इन्वेंट्री एट हाईएस्ट लेवल, ज्यादा रखो तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। समझ आई बेटा बात। लास्ट हेडिंग इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बेटा अगर आप कोई ऐसा सामान बेचते हो जिसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत लो है तो बेटा आप इन्वेंट्री ज्यादा रख सकते हो। फिर दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं बेटा आप बेचते हो शैम्पू और सॉस के पाउच, एक एक रुपए के आते हैं, तो सर ज्यादा इन्वेंट्री रख सकते हो, उसमें बुराई क्या है? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन बेटा आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जिसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सर आप इन्वेंट्री कम ही रखो। ठीक है ना? पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा किसकी हो सकती है? आप ऑटोमोबाइल बेचते हो, शोरूम है आपका, Hyundai की कारें बेचते हो, सर पर यूनिट कॉस्ट ऐसी भी कारें हैं, क्रेटा जैसी कारें जिनकी पर यूनिट कॉस्ट टॉप मॉडल की 22-23 लाख तक चली जाती है। सर कितनी इन्वेंट्री रख लोगे ऐसे केसेस में? उतने रख लोगे इतने सॉस के पाव तो रख सकता है आदमी? ऑब्वियसली नॉट। तो कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। ठीक है जी, प्लेस मिक्स खत्म हो गया, आगे बढ़ाएंगे बात को। अभी आपको नहीं पता आप कहां हो, सामने देखो मेरी तरफ। बेटा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। अब बेटा प्रमोशन मिक्स की बात कर रहा हूं, सामने देखना। बेटा प्रमोशन मिक्स का काम क्या होता है ये समझो। बेटा प्रमोशन मिक्स का काम होता है कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना अबाउट अ कंपनीज प्रोडक्ट। कि कंज्यूमर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारी कंपनी का ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, ये पुराना प्रोडक्ट चल रहा है, आपको बाय करना चाहिए, और उनको परसुएड करो कि खरीदे। आप वेरियस प्रमोशनल टूल का यूज करते हो बेटा सिर्फ कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड टू परसुएड देम टू बाय इट। ठीक है ना जी? प्रमोशन टूल का काम समझ में है क्या है? कंज्यूमर को इन्फॉर्म करो, उसको परसुएड करो, बाय करे। ठीक है जी। तो अब प्रमोशन में हमने 5 बातें पढ़नी है। एड सबसे इंपॉर्टेंट बात, देन बेटा पर्सनल सेलिंग, देन बेटा सेल्स प्रमोशन, देन बेटा पब्लिसिटी, देन पब्लिक रिलेशन। अब जिसके बारे में जानते हो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते धीरे धीरे इंट्रो सबका मिलेगा। पहले आज एड और पब्लिसिटी की बात करेंगे। पब्लिसिटी फिनिश होगा और फिर एड फिनिश होगा। जब एड फिनिश होगा तब बेटा वाइंड अप करेंगे बैच। ठीक है जी, मेरी तरफ देख रहे हैं सब बेटा। बाबू एड और पब्लिसिटी, पहली बात ये समझो मेरे कोर्स में कौन सी है बेटा, चाहे एड हो चाहे पब्लिसिटी, मेरे कोर्स में बेटा टीवी एड और टीवी की पब्लिसिटी है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना जी? बेटा एड क्या फेस टू फेस नहीं हो सकता? हो सकता है। एड क्या फ्लैक्स बोर्ड के थ्रू नहीं हो सकता? हो सकता है। पेम्पलेट्स के थ्रू नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन बेटा वो सब मेरे कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, समझ में आई बेटा बात? तो वो नॉर्मली बेटा लोग एड और पब्लिसिटी इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक जैसा। जहां बोलना होता है एड बोलते हैं पब्लिसिटी, या बोलना होता है पब्लिसिटी बोल देते हैं एड। पर बेटा ऐसा नहीं है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एड इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। एड के लिए बेटा हमेशा पैसे खर्चे जाते हैं। एंड पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। पब्लिसिटी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्चा जाता। समझ में आई? बेसिक डिफरेंस ही है। ठीक है ना जी? बेटा मैं कहूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे कोर्स में नहीं है। मैंने बेटा अपनी ट्यूशन के लिए एक ऐड करा भारत माता चौक पे, फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिया फॉर 1 मंथ। ठीक है ना? 15 मार्च को लगाया, 15 अप्रैल तक ये नया सेशन है। ठीक है जी, बच्चे देखेंगे आएंगे। ये ऐड है, इसके लिए पैसे खर्चे हैं मैंने, नगर निगम को भी दिए हैं, जिसने वो ग्राफिक डिजाइन किया उसको भी दिया, जिसने वो फ्लैक्स बोर्ड प्रिंट निकाला उसको भी दिया, साइट खरीदने के भी पैसे, सब कुछ दिया है मैंने। ये ऐड है। पर बेटा मैंने कुछ नहीं किया, आपने मेरे पास पढ़ा हुआ है, आपने किसी बच्चे को कहा वहां जाकर पढ़ ले। बेटा ये पब्लिसिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मैंने खर्चा नहीं। या वही 20% कमीशन। हाँ विशेष कह रहा मैं पक्का 20% दो, अभी लो 2 बच्चे अगले साल के,
है विशेष ऐसी बात? वो समझ में आई ये बात? ठीक है जी, एड क्या होता है, पब्लिसिटी क्या होता है, समझ आई बात? बेटा सैमसंग आज एक नया गैजेट निकालता है, कुछ भी समझ लो, मुझे नहीं पता गैजेट का नाम, कुछ भी मान लो एस सीरीज में कोई गैजेट निकालता है, S100, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वो एक टीवी एड दिखाता है कि S100 एक मोबाइल फोन आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये वो फोल्ड की टक्कर का फोन है, ऐसे ही ऐड कर दिया। पैसे खर्चे, पैसे खर्चे हैं ना, ऐड के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं ना। बेटा मैं कहता हूं सैमसंग ने कुछ नहीं किया, जी बिजनेस पर एवरी संडे एक प्रोग्राम आता है जिसमें, जो प्रोग्राम का नाम है गैजेट गुरु। पूरे वीक में जितने भी गैजेट लॉन्च होते हैं बेटा, वो सबके बारे में बताते हैं, सबके प्रॉस सबके कॉन्स बनाते हैं बेटा। अब ये क्या है, पब्लिसिटी। आपने नहीं कहा उसको करने के लिए, वो खुद से ही करते हैं काम। समझ आई बात? लेकिन बेटा अब इसमें बहुत सारी बातों में फर्क हो जाता है। अच्छा सबसे पहली बात, दोनों की सिमिलैरिटी की एक बात करता हूं, दोनों की मास रीच है, ये मानते हो? ये मानते हो? बेटा एड से बड़ी, पब्लिसिटी से बड़ी मुझे नहीं लगता किसी भी चीज की रीच हो सकती है। लोग कहते हैं बहुत महंगा पड़ता है टीवी एड, सर सच में? मैंने पिछली बार आपको बताया था बेटा, 5 करोड़ रुपए खर्चे आपने एबीपी न्यूज पर ऐड कर दिया पीक टाइम पर। वो पीक टाइम क्या हो सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था फर्स्ट, एक अंदाजा बोलता है कि 17 करोड़ लोगों तक पहुंचा था एबीपी न्यूज उस 8 बजे से लेकर वो रात के 12 बजे तक के बीच में, 17 करोड़ लोगों तक। वहां अगर आपका ऐड आ रहा है, सर 5 करोड़ खर्च करके आप 17 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हो, यानी कि बेटा पर पर्सन पहुंचने की कॉस्ट सिर्फ 30 पैसा है। मुझे बता दो दुनिया में इतना सस्ता कोई मीन्स, कोई भी इससे सस्ता, यहाँ 30 पैसे में पहुंच जाओगे आप एक आदमी तक। सर मुझे नहीं लगता आप कोई बता पाओगे, और जिसकी ऐसी रीच हो, कोई भी नहीं बता पाओगे। तो सर ये समझ में आता है एड की रीच बहुत बड़ी होती है। अगर एड की होती है तो पब्लिसिटी की भी ऑब्वियसली होती है, क्योंकि है तो दोनों टीवी पर ही हो रही। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पर बेटा क्योंकि मेरे कोर्स में टीवी एड टीवी पब्लिसिटी है, तो बेटा अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। ये समझते हो बेटा बात? बाबू फेस टू फेस नहीं हो रहा है, तो कोई पर्सनल टच नहीं है एडवर्टाइजर और बेटा प्रोस्पेक्टिव बायर के बीच में। प्रोस्पेक्टिव बायर आप जो टीवी देख रहे हो, और जो एडवर्टाइजर है उसके बीच में कोई फेस टू फेस टच है? नहीं बेटा। अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। बेटा डायलॉग कब क्रिएट होता है, जब दो बंदे आमने सामने बात कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं डायलॉग क्रिएट हुआ। लेकिन टीवी एड टीवी पब्लिसिटी कोर्स में तो क्या बेटा, अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड। मोनोलॉग मतलब एक ही तरफ से बोला जा सकता है, वो जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो भी एडवर्टाइजर उन्होंने हायर किया, बस वो बोल रहे हैं। मोनोलॉग क्रिएट हो रहा है बेटा, नॉट अ डायलॉग। सिमिलैरिटी समझ में आ रही है? दोनों की रीच मास है, दोनों में इम्पर्सनैलिटी है। इम्पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी कब होगी, जब दो लोग फेस टू फेस टच प्रेजेंट होगा। यहाँ फेस टू फेस टच प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोल रहा हूं, इम्पर्सनैलिटी है। सिमिलैरिटी समझ में आ रही है? चलो अब थोड़े से डिफरेंस की बात करते हैं। ज्यादा ट्रस्ट किस पे करोगे, पब्लिसिटी पे और एडवर्टाइजिंग पे? वाई पब्लिसिटी? क्योंकि पब्लिसिटी बेटा एक इंडिपेंडेंट पर्सन कर रहा है, वो तारीफ भी करेगा, वो बुराई भी कर देगा, वो तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन आपने पैसे खर्चे हुए हैं, ऐड करा रहे हो, सब बुराई तो नहीं बुलवाओगे ना ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो बेटा पब्लिक ट्रस्ट हमेशा पब्लिसिटी पे करती है, एड पे कभी नहीं करती। ठीक है ना? और बेटा जो मैं अपनी फील्ड का एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसमें ऐड काम नहीं करते। आप अरबों रुपए खर्च करके ऐड कर लो, पूरा शहर का पूरा देश कवर कर लो, इसमें पब्लिसिटी काम करती है। एक बच्चा दूसरे बच्चों को कहता है ना कि वहां चल वो बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उसकी वर्थ ही अलग है, उसी की वर्थ है, बस ध्यान रखना। जितने मर्जी पैसे खर्चे रहो ऐड पे, कभी नहीं चलता। एजुकेशन ऐसा धंधा नहीं चलता कभी। समझ में आती है बेटा? क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट हमेशा किसका है बेटा, पब्लिसिटी का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बेटा बात? बाबू लेकिन ध्यान रखना, पब्लिसिटी करने वाला सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा, जबकि आप ऐड करोगे तो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना चाहोगे ना, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। पब्लिसिटी वाला तो बेटा उतना बताएगा जितना ब्रेकिंग न्यूज वो बना सकता है। उसको क्या मतलब आपका प्रोडक्ट बिके के ना बिके, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा जो उसके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। और हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, पब्लिसिटी करने वाला इंडिपेंडेंट पर्सन है तो आउट ऑफ योर कंट्रोल होता है।
चाहे आप ये प्रोडक्ट को बेटा कितना ही बुरा भला कह दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया बेटा? पब्लिसिटी और एड में डिफरेंस, एक पेज की पब्लिसिटी है, पढ़ लेना, ठीक है जी। और अगर पेपर में कुछ भी छोड़ के जाना हो दोनों किताबों में से, तो पब्लिसिटी छोड़ जाना, ठीक है। मैंने आज तक नहीं कहा कभी पर आज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक चीज जो छोड़ के जाने लायक चीज है दोनों किताबों में से, पब्लिसिटी। जितना मैंने बोल दिया उतना भी दिमाग में रहेगा तो होते रहे, ठीक है जी। मेरी तरफ देखना, आप सामने देखो जी बाबू। एड के बारे में जितना बताया सब क्लियर है। एक टॉपिक आता है, बस 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 बिल्कुल चुप बेटा। एड पे ना पहले शुरू के 3 फीचर देखो, फटाफट देखो। 3 फीचर क्या लिखे हुए हैं? पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन सबको पता है, दूसरा इम्पर्सनैलिटी सबको पता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखो एड देने वाला हमेशा कोई ना कोई पर्सन होता है, बट बेटा पब्लिसिटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बेटा कहता है एड का कोई ना कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होगा, जैसे कि अगर आपको याद हो आईपीएल बाय सबने कराया बेटा, कभी ना कभी होगा। कभी पेप्सी ने भी कराया, फिर वीवो ने भी कराया आईपीएल। अभी मेन स्पॉन्सर कौन था? शायद जियो था, टाटा था, टाटा, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा अगर कौन बनेगा करोड़पति देखो, तो सबसे लंबे टाइम तक रहा कैडबरी। कैडबरी ने बेटा स्पॉन्सर किया, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जियो का भी नंबर आ गया था, ठीक है। अब जियो ही चलता था मुझे लग रहा है लेटेस्ट में भी। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो ऐड देने वाला कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर होगा, ठीक है जी। जबकि पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो स्पॉन्सर का मुद्दा ही नहीं उठता, ठीक। अभी ऐड की मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं और ऑब्जेक्शन है। 3 टॉपिक हैं। पहले बेटा ऑब्जेक्शन की बात करेंगे, फिर बेटा लिमिटेशन की, और फिर मेरिट की। ऑब्जेक्शन कटा है, लिमिटेशन और एडवांटेज कटा है। मैं आराम से कराऊं फिर ऑब्जेक्शन, पक्का पता है? देख लिया, तेरी जिम्मेदारी है, बस ठीक है। अरे मुझे नहीं पता, तूने कह दिया, बस ठीक है। देख लो भैया, जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे करा दूंगा। मैं तो एक अद्धा फालतू ही कराने विश्वास रखता हूँ कंपनी। बेटा ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग नहीं, मेरे को लिमिटेशन में करा दूंगा, मेरिट से छोड़ दूंगा। लिमिटेशन मुझे कराने से एक फायदा होगा, पर्सनल सेलिंग की मेरिट हो जाएंगी। अभी आप सामने देखो, 2 टॉपिक मुझे करानी है 15 मिनट में। बाबू ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं बेटा। ऐसा टॉपिक आपने कभी नहीं देखा होगा भाई। प्रोसेस बहुत बार देख लिए, पोस्ट डीसी में सबके प्रोसेस है, सबकी लिमिटेशन, सबके फीचर, सबके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। नोट्स में मत जाना, नोट्स में ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, वो तो गलती हम जानबूझ के करते हैं, ठीक है ना जी, और कभी सही भी नहीं करते हैं। बेटा ऑब्जेक्शंस में करना क्या होता है, सुनो। कोई भी एक हेडिंग आएगी, जो भी हेडिंग आएगी, पहले उसी हेडिंग का इस्तेमाल करके मुझे बताना है ऐड क्यों खराब है। एक पैराग्राफ लिखूंगा, सिर्फ बुराइयां बुराइयां करूंगा ऐड की। अगला पैराग्राफ लिखूंगा, सिर्फ ऐड की तारीफें तारीफें करूंगा, लंबी लंबी तारीफें हाँकूंगा। और फिर बेटा कंक्लूड करूंगा, ठीक है। और कंक्लूजन में हमेशा ऐड का फायदा ही बताना है, ठीक है जी। समझ में आती है बात? करना क्या है तो बेटा, इस टॉपिक को करने से ना नॉर्मली एक लिमिटेशन, एक एडवांटेज, सब कुछ मिल जाता है टीचर को, इसलिए पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है जी। बाबू पहली हेडिंग है एड्स टू द कॉस्ट। इधर देखना, बुराई करते हैं बेटा। बाबू कहता है ऐड यार बहुत खराब चीज है। कहता है जितना भी आप ऐड करते हो बेटा, जितने भी आप टीवी ऐड दिन भर में देखते हो, कहता है एक भी कंपनी उसका पैसा अपनी पॉकेट से नहीं देती। सारे के सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। बेटा ये, और ये सच्ची बात है। आपने बेटा टीवी खोला, ऐड आ रहा है, मान लो अभी अभी तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी तो ऐड ऐसे आ रहे होंगे, कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइजर और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना। अभी 2 महीने रुक जाओ, बस ऐड आएंगे बेटा कोल्ड ड्रिंक के, दबा दो, ठीक है ना जी। स्लाइस का ऐड आ रहा है, ठीक है जी। थोड़ी देर बाद थम्स अप का ऐड आ रहा है, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, परिणीति चोपड़ा ऐड कर रही है, यही सब कुछ होगा बेटा। कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ चार्ज करते हैं, ठीक है बेटा। कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, सच में आपको लगता है कंपनी ने दिए? बेटा दीज प्राइजेस आर ऑलवेज चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। आपसे ही चार्ज किए जाते हैं, आप ही दोगे, कोई और थोड़ी देगा ये पैसे, ठीक है ना। मैंने आपको एक बार बताई भी थी बात बेटा। बहुत लोगों का मुकालता होता है, ये कोल्ड ड्रिंक 15 की बिक्री है, इसके बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सिर्फ 80 पैसा, सिर्फ 80 पैसा कॉस्ट है जो 15 रुपए की बोतल आप कंज्यूम करते हो। 80 पैसा में वो कोल्ड ड्रिंक बनती है बेटा। उस 80 पैसा की चीज 15 रुपए में बिक जाती है, आपको लगता है कितना मार्जिन है? सर मार्जिन का है, आप ये तो समझो।
अगर 10 करोड़ रुपए पे करे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर को, और उसको देखने से, उसके ऐड करने से पूरे साल भर में 2 करोड़ बॉटल बिक गई, यानी कि 5 रुपए पर बॉटल कॉस्ट तो ऐड की है। ठीक है ना जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, ग्लास बॉटल की कॉस्ट, सरकार के टैक्सेस, तीनों जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करना, मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, तो ये सब खर्चे मिला मिलू के बेटा बाद में बॉटल 15 रुपए की बिकती है। एक एक 1.5 रुपया सब कमाते। समझ में आ रही है बेटा बात? कॉस्ट कितनी थी ये समझ में आ रहा है? तो बेटा समझ आ रहा है ना, सब सारे के सारे पैसे हम देते हैं, कोई और नहीं देता। बुराई, तारीफ करो। अभी लग रहा होगा बुराई के सामने तारीफ क्या ही बची होगी, तारीफ बहुत खतरनाक है। बेटा ऐड का पर्पस क्या है, मेरी तरफ देखो सामने, ऐड का पर्पस क्या है? डिमांड क्रिएट करना। जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा, और जितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट लो। अगर आप ऐड ना करते, प्लीज मेरी तरफ देखो, ऐड ना करते तो डिमांड 10 लाख की आती, 100 रुपए जाते एक बोतल में ऐड के नाम के, 10 लाख की आती डिमांड ऐड ना करते तो। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख क्या होता भाई? देने तो पैसे आपने ही है, 100 रुपए पर यूनिट में जाते। तो बेटा क्योंकि आपने अंधाधुन ऐड पे पैसा खर्चा, उसकी वजह से अंधाधुन डिमांड भी तो क्रिएट हुई। जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई उतनी तो पर यूनिट कॉस्ट लो जा रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल तो रहा है। और दूसरी बात बेटा, ठीक है कंपनी ने 10 करोड़ खर्चे, आपसे 10 करोड़ निकाल लिए क्या? आपने तो 5 रुपए दिए पर बोतल, कितनी पी लोगे साल भर में? 200 भी पी लोगे, 1000 रुपये तो दे दिए। समझ में आई बेटा तारीफ की बात? ठीक है जी, आगे बढ़ो। सेकेंड हेडिंग इज अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, बुराई की बात। बाबू देखो, कृष्णा जी डिस्टर्ब मत करो यार, 8 मिनट है, मुझे टॉपिक पूरे करने हैं दो। बाबू अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, बुराई की बात। बेटा कहता है ऐड क्या करता है, आपको ना बेटा मटीरियलिस्टिक दुनिया में लेकर जा रहा है। आप बेटा कोई भी ऐड देखते हो जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है बेटा जो आपने बाय किया था और उसका नया वर्जन आ गया, बेटा यू फील डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी मैं कहता हूं बेटा, और ये सबके साथ होता होगा, आपको भी फील होता होगा, मैं कहता हूं आज आपने एक सैमसंग का फोन खरीद लिया, ठीक ठाक पैसे खर्च के, लाखों रुपए खर्च के, जेड फोल्ड 4, ठीक है, लाख क्रॉस खर्च दिया आपने, 1,02,000-3,000, और बेटा 15 दिन के बाद एक ऐड दिखने लगे कि जेड फोल्ड 5 आ गया, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। जब इतने पैसे खर्च और नया प्रोडक्ट लेके आओ तो बहुत बुरा लगता है बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही गाड़ियों के साथ है, ऐसे ही बेटा स्मार्ट वॉचेस के साथ है, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ ये किस्सा होता है। तो कहते हैं ऐड क्या करता है, हमें ना बस हमारा को डिससेटिस्फाइड फील कराने का काम रह गया ऐड का, और कुछ नहीं रह गया। हमें क्या करता है, हमारे को ना मटेरियलिस्टिक दुनिया में लेके जाता है, पैसे खर्चो पैसे खर्चो और मटेरियल चीजों की डिमांड करो, ऐसा करता है ऐड। बुराई की बात, तारीफ की बात। बेटा ऐड का पर्पस है आपको ये बताना कि मार्केट में एक नया और एफिशिएंट प्रोडक्ट आ गया है और आप एक पुराना और इनएफिशिएंट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। फाइनल डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट लाइज विद द कंज्यूमर ओनली। टीवी ऐड, कोई टीवी से बाहर आके ये तो लिखा तभी खरीद तो आ, फाइनल डिसीजन तो आपका है ना, वो तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है आपको कि नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। ये तारीफ की बात, समझ आई बेटा बात? ठीक है ना। तो वो थर्ड हेडिंग इज कंफ्यूजेस द वायर। बेटा कहता है ऐड का काम सिर्फ वायर को कंफ्यूज करना है, क्योंकि जितनी कंपनियां देखोगे सबके सिमिलर क्लेम, सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, तीनों कहती हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदो, स्टेन रिमूव होता है, व्हाइटनिंग आती है। वो बात अलग है प्रैक्टिकली आती किससे भी ना हो, पर कहती तीनों कंपनियां सेम बात कहती। तो कहता है ऐड तो कंफ्यूज करता है वायर को, ठीक है ना जी। अभी बेटा मैंने ना आपको शायद ये बात पता नहीं बताई है कि नहीं, कुछ दिन पहले ना बेटा 2 बिजनेस न्यूज चैनल इंडिया में सबसे फेमस, सीएनबीसी आवाज और जी बिजनेस, ठीक है जी। मैं सीएनबीसी आवाज देख रहा था, ठीक है, तो उसके एंकर ने कहा कि हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोग्राम में गए थे, हमें 3 अवार्ड मिले, उसने तीनों अवार्ड दिखाए, ठीक है जी, और लिख दिया
कि मेट्रो सिटीज में देखे जाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस है। अच्छा जी, मैंने थोड़ी देर बाद जी बिजनेस लगा दिया, शेयर मार्केट का काम करते हो तो देखना पड़ता है कभी कभी क्या इन्फॉर्मेशन। तो बेटा वो देखा, तो वो उनका एंकर बोल रहा है 5 अवार्ड दिखाकर कि सिर्फ ये ना बताओ कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा क्या देखे जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया बताओ। ऑल ओवर इंडिया हम हमारा बिजनेस न्यूज चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैंने सिर्फ याद रखा, मैंने कहा भैया जितनी कंपनियां सबके सिमिलर क्लेम है, वो कहता है मैं नंबर 1, वो कहता है मैं नंबर 1, वो कहता है मेट्रो सिटी में नंबर 1, वो कहता है मैं इंडिया में नंबर 1, तो भैया कुछ सेकंड है ही नहीं। जितनी कंपनियां सबके सिमिलर क्लेम्स, आफ्टर ऑल काम क्या है तुम्हारा, बायर को कंफ्यूज करना। बेटा तारीफ की बात यह है, आज की तारीख में बायर कंफ्यूज नहीं होता। वो बेटा फाइनल डिसीजन लेने से पहले कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बाय करूं, प्रोडक्ट को 10 जगह कंपेयर करता है, 10 लोगों का फीडबैक लेता है, तब बाय करता है प्रोडक्ट। आज का कंज्यूमर इज अ रेशनल बीइंग, बहुत समझदार है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, सबसे पहले यूट्यूब पे फीडबैक पढ़ो, बाद में खरीदेंगे प्रोडक्ट, है ना जी। अब तो ये मतलब फिक्स ही हो चुका है, पता नहीं क्या ही बात हो चुकी है ये। ओ फोर्थ हेडिंग इज एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। बेटा कहता है बुराई की बात, जितने एड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के आते हैं उतने ही एड इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के आते हैं। तो बेटा आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है, इस चक्कर में बेटा इंफीरियर प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं। किंडर जॉय, ठीक है ना, बिक जाते हैं ना इंफीरियर प्रोडक्ट भी। तो बाबू ये बुराई की बात है, तारीफ की बात, सबसे काम की बात ये सुनना। बेटा कहता है इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन इसी दायरे में आती है, 70 क्या 80, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। कहता है डिमांड ही सस्ते प्रोडक्ट की करते हैं, इंफीरियर गुड्स की करते हैं। अगर आपने डिमांड की है तो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो भाई, और अगर उसने बनाया है तो वो ऐड भी करेगा, ऐड उसका राइट है। वाई ब्लेमिंग एडवर्टाइजिंग ओनली। अगर आपने डिमांड करी उसने बना दिया, उसने बना दिया तो ऐड करना तो उसका राइट है ना, अगर उसने ऐड कर दिया तो आप ऐड को क्यों ब्लेम कर रहे हो, गलती तो आपकी डिमांड करने में है ना। तारीफ की बात, ठीक है जी। बाबू लास्ट वन, सम एडवर्टीजमेंट आर इन अ बैड टेस्ट। बेटा कुछ एडवर्टीजमेंट बहुत खराब है सोसाइटी के लिए, जैसे कि बेटा शोइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन अ मेल प्रोडक्ट एड। मेल शेविंग क्रीम का एड है, फीमेल आ रही है बेटा। डिओड्रेंट का एड है, फीमेल को शो करना। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के झगड़े दिखाना या सास बहू के झगड़े दिखाना। बेटा सोसाइटी बहुत डिस्करेज करती है ऐसी चीजों को, और सोसाइटी खराब होती है इन चीजों से। बुराई की बात, तारीफ की बात, बेटा एडवर्टाइजर के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना, और धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। समझ में आती है बेटा बात। अब काम की बात सुनो, पेपर में कैसे आता है ऑब्जेक्शंस। कई बार बेटा एक स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी इन पांचों में से, जैसे कि आ गया सम एडवर्टीजमेंट आर इन अ बैड टेस्ट कमेंट, या एडवर्टीजमेंट एनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट कमेंट। अगर बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है, 3 मार्क्स तक आया है, तो बेटा उसी हेडिंग को एक्सप्लेन करना जिसकी वो चर्चा कर रहा है। अगर उसने चर्चा करी है सम एडवर्टीजमेंट आर इन अ बैड टेस्ट, इसकी चर्चा कर दो। उसने कहा है एडवर्टीजमेंट एनकरेज करता है सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स, उसकी चर्चा कर दो। लेकिन अगर ये 4, 5 या 6 नंबर में आ गया तो बेटा एक्सपेक्ट करना आपको ये पांचों हेडिंग लिखनी है, ठीक है ना जी। सारी ऑब्जेक्शन बताकर आना फिर। क्लियर है बात, हो नहीं पाया पूरा, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।